हेलो बच्चों। आज हम तंत्र के बारे में और उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 3। तो शुरू करते हैं। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति में विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य ना कर रहे हो तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो जानिए, ग्राही संवेदनशील अंगों में होती हैं। संवेदनशील यानी जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स है, आँख, नाक, कान, ये ऑर्गन्स में होती है। ये पर्यावरण से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और सूचनाओं को ग्रहण करते इनके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण से स्वयं संतुलन करता और संतुलित कर लेता है। यदि ये उचित तरीके से कार्य ना करें तो मस्तिष्क तक जो सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा, यानी मस्तिष्क को सूचना नहीं मिल पाएगी कि हमने ऐसा कार्य किया या ऐसा हो रहा है। हमें मान लो खाना खाना है तो हमें जो स्वाद मिल रहा है, कान जो सुन रहा है, आँख जो देख रहा है, वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा और देर से करेगा। अतः व्यक्ति कैसा हो जाएगा? असुरक्षित। मान लो कोई सामान गर्म है और हमें सचेत कर रहा है तो हमारी जो फिंगर है, संवेदना है, वो हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी और हम जल जाएंगे। तो ये ग्राही जो होती है, ये संवेदनाएं जो होती हैं, ये हमें सूचना देने का कार्य करती हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या है? देखिए बच्चों, ये तंत्रिका तंत्र का चित्र है। तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा हुआ होता है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो इसके जो आगे का भाग है, जो दुमिका के अंदर जो देख रहे हैं आप, जो झाड़ियों की जगह जो संरचना जो दिखाई दे रही है, ये निकली हुई है, तो ये जो संरचना ये बताती है कि ये द्रुमिका कहलाती है और अंदर की ओर जो आप देख रहे हैं ये केंद्रक है। केंद्रक के नीचे एक डॉट सा दिखाई दे रहा है, ये डॉट जो है ये कोशिकाएं कहलाता है। और जो बीच से ये संरचना दिखाई जा रही है, जिनके बीच का जो भाग है, जो जॉइंट है, वो तंत्रिकाक्ष कहलाता है। और तंत्रिकाक्ष के पीछे की ओर जो भाग है, इस तरह से नए आगे की तंत्रिका का निर्माण होता है और जुड़ते जाती हैं। जो अंतिम सिरा है वो तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है। अब हम देखते हैं कि तंत्रिका का कार्य क्या है, ये कार्य क्या करती है और हमारे लिए क्या सूचना देती है। तो पहला कार्य है प्राप्त आवेग एवं प्रेरणाओं को विद्युत आवेश में बदलना। तो जो प्राप्त आवेग होते हैं और प्रेरणा होती है, विद्युत आवेश में सूचित करती हैं। वैसे दूसरा कार्य है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, यानी जो हमारे मस्तिष्क ने और मेरुरज्जु ने जो आवेश को प्राप्त किया है, उनको समन्वित अंगों तक क्या करना है? पहुंचाना है। अब अगला है बाह्य वातावरण। बच्चों सुधार लीजिएगा, बाह्य वातावरण एवं अन्य अंगों के बीच समन्वय विस्थापित करना है। यानी हमारे जो बाह्य वातावरण है और अंगों के बीच अगर समन्वय स्थापित ना हो तो भी हमारा मस्तिष्क या शरीर के जो पार्ट हैं वो कार्य नहीं करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कार्य है, आपको इन्हीं को तैयार। अगला प्रश्न है हमारा, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? तो पादप में जो प्रकाश अनुवर्तन जो होता है वो 2 प्रकार से, एक तो ऊपर की ओर, एक नीचे की। जब ऊपर की ओर होता है तो वो धनात्मक और नीचे की ओर होता है तो ऋणात्मक। तो जो जड़ होती है वो प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है तथा तने प्रकाश की दिशा में मुड़कर इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो यानी जो तना जो है, जो प्रकाश की दिशा में कार्य करता है। तो क्या कारण है? पादप ऑक्सिन जो होता है, हार्मोन जो है, वो पादप ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होता है या सूर्य के प्रकाश में तने के अंधेरमय भाग में आ जाता है और वहाँ की कोशिकाओं को लंबा कर उन्हें प्रकाश की ओर झुका देता है। इसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। पर जड़ें जो होती हैं वो ऋणात्मकता को दर्शाती हैं। तो ये कहलाता है प्रकाश अनुवर्तन। अब आगे आ जाते हैं, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान। यानी मान लो कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मेरुरज्जु में उसको आघात हो जाता है, तो क्या होगा? क्या सूचना नहीं मिलेंगी? तो प्रतिवर्ती क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी। प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो हमें कोई भी एक्टिविटी जो करने की जो है, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, वो प्रतिवर्ती क्रियाएं। इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक प्रकार से संचरित नहीं होगी, क्योंकि मस्तिष्क ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसमें मेरुरज्जु है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरुरज्जु में अगर आघात पहुंचता है एक्सीडेंट के दौरान किसी भी व्यक्ति का, तो हमें कोई भी सूचनाएं अच्छे से प्राप्त नहीं होंगी। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार
होता है। तो जो पादप होता है, पादप कोशिकाएं हैं, उनमें समन्वय किस प्रकार से होता है, किस रसायन के द्वारा? तो पादप कोशिकाएं जो हैं वो हार्मोन्स स्रावित करती हैं और ये हार्मोन्स वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक, और ये क्या करते हैं, विभाजन को भी नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन ही रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, एक जीव नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता होती है? यानी एक जीव है, यदि उसमें नियंत्रण एवं समन्वय ना हो तो क्या होगा, क्यों जरूरत होती है हमें? तो याद रखिए, यदि जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र का ना हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगी। अतः इन नियंत्रण अति आवश्यक है। यानी जिस तरह घर में कोई भी कंट्रोल करने का कार्य करता है, जिससे हर एक बच्चा सुचारू रूप से कार्य करता है, वैसा ही शरीर, जीव का जो शरीर है वो सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उसमें समन्वय और नियंत्रण आवश्यक है। अतः इन नियंत्रण के द्वारा ही बहुकोश की जीवों में सामान्य क्रियाओं के लिए यह आवश्यक या प्रभावशाली है। अतः अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये जानेंगे। देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। जो भी हमारी जो अनैच्छिक क्रिया है उनको कौन कंट्रोल करने का कार्य करता है? हमारा मस्तिष्क है। और हृदय की धड़कन या सांस भी लेना इन क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। ये क्रियाएं संपन्न होने में ज़्यादा समय लगता है। आप सुधार लीजिएगा, सानी नहीं है, वो समय है, समय लेता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? इन क्रियाओं को मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो गर्म पदार्थ है, हम उसको स्पर्श करते हैं, तुरंत हाथ उठा लेते हैं, तो जैसे ही हाथ हम हटाते हैं तो वो क्रियाएं जो मेरुरज्जु के द्वारा होती हैं। दूसरा है, ये क्रियाएं संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, क्विक, हम जैसे ही गर्म लगता है हम तुरंत हाथ हटाते हैं, यानी तुरंत ही ये क्रियाएं हो जाती हैं। आगे हम देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रियाविधि की क्या तुलना है? यानी हार्मोन क्या करता है, तंत्रिका तंत्र क्या कार्य करता है? तो जो तंत्रिका जो है उसकी क्रियाविधि क्या है? तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचना प्राप्त कर अपने संदेश भेजता है तथा नियंत्रण करता है। दूसरा यह है कि शरीर में तंत्रिका तंत्र अपना जाल बना लेता है, वो जाल के द्वारा ही सारी सूचनाएं मिल रही हमें, तथा इसकी अपनी संरचनात्मक इकाई है। तो ये तंत्रिका तंत्र का है। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं जो हैं क्या कार्य करती हैं? शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि हैं जो हार्मोन से स्रावित करती हैं। ये हार्मोन्स कई क्रियाएं, उदाहरण के लिए वृद्धि, विकास, जनन आदि को नियंत्रित करती हैं। तो ये इनकी क्रियाएं अलग हैं। अब अगला है, अब ये हार्मोन्स जो है स्वयं ही शरीर में स्रावित होते हैं। इन्हें स्रावित करने के लिए जो ग्रंथियां उत्तरदायी होती हैं। तो इस प्रकार बच्चों इतने प्रश्न हैं, आपको बहुत ही अच्छे से लिखकर तैयार करना है। अगले वीडियोस में मैं नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर